Hi friends, how are you? Friends, I am going to start a lecture series of family laws in India जिसमें हम पहले देखने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को 6 चैप्टर और 30 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, जो चैप्टर फर्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो डील करता है प्रिलिमिनरी से, जो कि सेक्शन 1 to 4 में दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो चैप्टर सेकंड है वो डील करता है हिंदू मैरिजेस से, जो कि सेक्शन 5 से 8 में दिया गया है। और चैप्टर थर्ड जो है वो डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, जो कि सेक्शन 9 और 10 में दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो चैप्टर 4 है वो डील करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है, जो कि सेक्शन 11 से लेके 18 में दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो चैप्टर 5 है वो डील करता है ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर से, जो कि सेक्शन 19 से सेक्शन 28 में दिया गया है। और जो चैप्टर 6 है वो डील करता है सेविंग एंड रिपील, जो कि सेक्शन 29 और 30 में दिया गया है। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 30 है इसको 1960 में सेक्शन 30 को रिपील कर दिया गया, मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 दिसंबर 1960 से जो है वो सेक्शन 30 को रिपील कर दिया गया है। मीन्स अभी एक्चुअल में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 29 सेक्शंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये 18 मई 1955 को इनेक्ट हुआ और उसी दिन से ही ये कमेंस भी हो गया। मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो उसकी इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट एक ही है। जिस दिन ये एक्ट पास हुआ उसी दिन से एक्ट लागू भी हो गया। मीन्स 18 मई 1955 को ये एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ और उसी दिन से एक्ट अप्लीकेबल भी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर प्रीलिम एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है कब इनेक्ट हुआ या फिर उस कब से कमेंस हुआ, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 18 मई 1955। फ्रेंड्स, अब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन फर्स्ट देखते हैं, जो डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड से। फ्रेंड्स, में 2 क्लॉज दिए गए हैं। क्लॉज फर्स्ट जो है उसमें क्या दिया गया है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मीन्स इस एक्ट को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। फ्रेंड्स, और क्लॉज 2 जो है उसमें क्या दिया गया है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्लाइज टू ऑल हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। मीन्स ये जो एक्ट है, मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो पूरे भारतवर्ष पे अप्लीकेबल है। मीन्स इट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पूरे भारतवर्ष पे अप्लीकेबल है, पूरे भारतवर्ष पे लागू है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात पुरानी हो गई है। फ्रॉम द डेट ऑफ 31 अक्टूबर 2019, मीन्स 31 अक्टूबर 2019 से ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लीकेबल है। तो क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आगे क्या दिया गया है कि एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। मीन्स ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये उन व्यक्तियों पर भी लागू है जो भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन कहीं और रहते हैं, ठीक है। वो भारत के नागरिक हैं, भारत में डोमिसाइल्ड हैं, लेकिन कहीं और रहते हैं, उन पे भी एक्ट अप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि अप्लीकेशन ऑफ एक्ट, इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं। जो क्लॉज फर्स्ट है उसमें 3 सब क्लॉज हैं ABC। तो क्लॉज फर्स्ट देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि दिस एक्ट अप्लाइज, मीन्स ये एक्ट अप्लीकेबल है किस पे? जो क्लॉज ए में दिया गया है टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट्स इंक्लूड अ वीरशैव, लिंगायत और फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज। मीन्स जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म, प्रार्थना या फिर आर्य समाज के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके सहित ऐसे किसी भी व्यक्ति को लागू है जो कि हिंदू धर्म के रूपों के विकासों में से किसी के नाते धर्म से हिंदू है। इज दैट क्लियर? और फ्रेंड्स, सब क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन।
मीन्स ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है ये उन सभी पर्सन्स पे लागू है, उन सभी व्यक्तियों पे लागू है जो धर्म से बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख हैं। ठीक है। सब क्लॉज में क्या दिया गया है कि टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट स्टैंड्स हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू बाय रिलीजन unless it is proved that any such person would have not been governed by Hindu law or by any custom or usage as a part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। फ्रेंड्स, सब क्लॉज में क्या दिया गया है कि ये जो एक्ट है उन सभी व्यक्तियों पे लागू है, उन सभी व्यक्तियों पे अप्लीकेबल है जो कि भारत में रह रहे हैं और वो धर्म से मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है। जब तक कि ये साबित नहीं होता कि अगर ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पास नहीं हुआ होता तो वो जो है हिंदू लॉ में दिए गए किसी प्रोविजन द्वारा या फिर हिंदू के किसी कस्टम और यूसेज द्वारा शासित नहीं होते। मीन्स अगर वो लोग ये साबित करते हैं कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 ये एप्लीकेबल नहीं हुआ होता तो वो लोग हिंदू लॉ के जो प्रोविजंस हैं या फिर हिंदू के जो कस्टम और यूसेज हैं उससे वो शासित नहीं होते तो ये उन पे लागू नहीं होगा। अगर उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदू के जो कस्टम्स हैं, यूसेज हैं या फिर हिंदू लॉ के जो प्रोविजंस है उससे वो शासित नहीं होते, वो उन पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो फेल होते हैं ये साबित करने में कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नहीं आया होता तो वो किसी भी हिंदू लॉ में जो प्रोविजंस दी गई हैं या फिर जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनके यूसेज हैं उससे वो गवर्न नहीं होते, तो उन पे हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 अप्लीकेबल होता है। लेकिन वो धर्म से मुस्लिम नहीं होने चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होने चाहिए, पारसी नहीं होने चाहिए और जू नहीं होने चाहिए। अगर वो धर्म से मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी या जू हैं तो उन पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसमें आगे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख बाय रिलीजन एज द केस मे बी। इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए जो पर्सन है वो धर्म से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या फिर सिख माने जाएंगे। कौन कौन से लोग? उसमें क्लॉज ए में दिया गया है कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाय रिलीजन। मीन्स ऐसे सभी बालक, ऐसे सभी बच्चे, चाहे वो औरस हों या फिर जारज हों, मीन्स चाहे वो लेजिटिमेट हों या फिर इनलेजिटिमेट हों, और सिंपल भाषा में बोले तो चाहे वो जायज़ हो या फिर नाजायज़ हो, अगर उनके माता पिता दोनों का धर्म हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर सिख हो, तो वो उन बच्चों का धर्म भी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख होगा। ठीक है, यही कहना है क्लॉज ए का। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सपोज ए एक पर्सन है जो धर्म से हिंदू है और ए की मैरिज बी से होती है जिसका धर्म भी हिंदू है। ठीक है, और इन दोनों को एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है सी। ठीक है, तो उसका धर्म भी हिंदू होगा। ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों का धर्म हिंदू है इसलिए उसका धर्म भी हिंदू होगा। अगर उसके माता पिता का धर्म जैन होता तो उसका धर्म भी जैन होता, अगर उसके माता पिता का धर्म सिख होता तो उसका धर्म भी सिख होता। ठीक है, अगर उसके माता पिताओं का धर्म बौद्ध होता तो इसका धर्म भी बौद्ध होता। ठीक है, यही दिया गया है क्लॉज ए में। हम क्लॉज बी देखते हैं। क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट्स बिलोंग्स और बिलोंग्ड। मीन्स ऐसे सभी बच्चे, ऐसे सभी बालक, चाहे वो औरस हों या फिर जारज हो, मीन्स चाहे वो लेजिटिमेट हों और चाहे इनलेजिटिमेट हों, अगर उनके माता पिता में से किसी एक का धर्म, चाहे माता का चाहे पिता का, किसी एक का धर्म अगर बौद्ध है, जैन है, सिख है, हिंदू है और उनका जो है पालन पोषण उसी कम्युनिटी में, उसी ट्राइब में, उसी समाज में होता है, उन्हीं की फैमिली में होता है, तो उस बच्चे का, उस बालक का धर्म भी बौद्ध, जैन, सिख या फिर हिंदू होगा। फ्रेंड्स, इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सपोज ए एक पर्सन है जिसका धर्म हिंदू है। ठीक है, और ए की मैरिज बी से होती है जो कि नॉन हिंदू है। ठीक है,
बी जो है वो नॉन हिंदू है, इन दोनों को एक बच्चा पैदा होता है, एक सी, ठीक है। और सी का जो है पालन पोषण ए के फैमिली में होता है, ठीक है। सी जो है ए के फैमिली में ही बड़ा होता है, ए के कम्युनिटी में बड़ा होता है, ठीक है। तो सी का धर्म भी हिंदू होगा। और अगर ए का धर्म जैन होता और सी का पालन पोषण ए की फैमिली में होता तो सी का धर्म भी जैन होता। अगर ए का धर्म बौद्ध होता और सी का पालन पोषण ए की फैमिली में होता तो सी का धर्म भी बौद्ध होता। तो यही दिया गया है क्लॉज बी में कि अगर माता पिता में से किसी का धर्म अगर जैन है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू है और बच्चा जो है उन्हीं की फैमिली में, उन्हीं कम्युनिटी में बड़ा होता है, उन्हीं कम्युनिटी द्वारा उसका पालन पोषण होता है, तो फिर वो जो बच्चा है उसका धर्म भी हिंदू, जैन, सिख या फिर बौद्ध होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हम क्लास सी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि एनी पर्सन हु इज अ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन। मीन्स इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई नॉन हिंदू व्यक्ति हिंदू धर्म में कन्वर्ट होता है या फिर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होता है या फिर जैन धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका धर्म भी हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर सिख होगा, ठीक है। और आगे क्या दिया गया इसमें कि अगर कोई व्यक्ति रिकन्वर्ट होता है, मीन्स उस व्यक्ति का धर्म पहले हिंदू था, बौद्ध था, जैन था या फिर सिख था और वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन बाद में फिर से वो हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म या फिर जैन धर्म में रिकन्वर्ट होता है तो उसका भी धर्म बौद्ध, जैन, सिख या फिर हिंदू माना जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हम सेक्शन 2 को क्लॉज 2 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 of the constitution unless central government by notification in official gazette otherwise directs। मीन्स में क्या दिया गया है कि भले ही सबसेक्शन 1 में चाहे जो भी दिया गया हो, लेकिन इस एक्ट की कोई भी बातें ऐसे शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं होंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में दिए गए हैं। मीन्स जो ऐसे शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं जो आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में दिया गया है, तो ऐसे शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स पे ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसकी कोई भी प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी, भले ही सबसेक्शन 1 में चाहे जो भी दिया गया हो। लेकिन उसमें आगे क्या दिया गया है कि अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अदरवाइज डायरेक्ट्स। मीन्स जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट द्वारा ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं देता। मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट द्वारा ऐसा कोई डायरेक्शन दिया कि ये जो एक्ट है ऐसे शेड्यूल ट्राइब पे भी एप्लीकेबल हो तो ये एक्ट उन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन द्वारा गजट करके डायरेक्शन देना पड़ेगा। मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन डायरेक्शन दिया तो ये एक्ट ऐसे शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल होगा जो कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में दिया गया है। लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है ऑफिशियल गजट द्वारा, तब तक ये एक्ट उन शेड्यूल ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम सेक्शन 2 क्लॉज 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूड अ पर्सन हु दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provision contained in this act। मीन्स इस अधिनियम के, इस एक्ट के किसी प्रभाव से हिंदू पद का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति हैं जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं हैं फिर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसे यह अधिनियम, यह एक्ट इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के बल से लागू होता है। ठीक है, भले वो धर्म से हिंदू नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाकी के प्रोविजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।